है गाइस। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में। बहुत ही सिंपल है और इंटरव्यूज में काफी ऑफनली पूछा जा सकता है। 5 मिनट के 5 मिनट में ये पूरा टॉपिक खत्म करते हैं जल्दी से। इससे पहले ये देख लेते हैं, पिछले लेक्चर में देखा था हम लोग ने ए के बहुत सारे केसेस। तो मान लेते हैं कि अगर ए इज एम बाई एन विथ एम इज लेस देन एन, मतलब रोज कम है कॉलम से, देन देर आर नॉन जीरो सॉल्यूशंस टू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि मोर अननोन्स है देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। समझ रहे हो ना? आपके कॉलम ज्यादा हैं, इसका मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होंगे और इक्वेशंस कम है। ठीक है, जैसे दो इक्वेशंस और चार वेरिएबल्स, तो आपके कॉलम्स बढ़ गए और रो कम हो गए। ठीक है। तो वहां पे फ्री वेरिएबल्स होंगे, तो एन माइनस एम। ठीक है, एन माइनस एम या एन माइनस आर। ठीक है, फ्री वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, एंड पुट फ्री वेरिएबल्स एज नॉन जीरो वैल्यू एंड सॉल्व फॉर पाइवट। ये तो हमने देख लिया। ठीक है, बस थोड़ा सा तो ठीक है, देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे रैंक एटमैक्स एम के बराबर हो सकती है। अगर एटमैक्स रैंक भी अगर एम के बराबर होगी तो भी एन माइनस एम आपको फ्री वेरिएबल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की। हम वेक्टर्स की इंडिपेंडेंस हम कैसे बताते हैं, ये आज तक हम देखते आए थे। आज फॉर्मली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर देयर आर एन वेक्टर्स x1 टू xn, ठीक है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब c1 टाइम्स x1 प्लस c2 टाइम्स x2 सो ऑन अप टिल cn टाइम्स xn, वेयर c1 से cn मतलब जितने भी ci's हैं वो सारे विल बी अ स्केलर, सम रियल नंबर। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सीआईस इसको जीरो नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट है। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these n vectors will not be equal to zero uh, for any combination of c1 to cn except all ci's are zero। ठीक है, अगर सारे ci's को जीरो करोगे तो जीरो हो ही जाएंगे। ठीक है, वो तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है। लेकिन जब ci's जीरो नहीं है, सारे ci's जीरो नहीं है, उस केस को छोड़ के अगर आपके पास कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाता है जो कि ये सारे x1 टू xn के लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो कर रहा है, इसका मतलब कि ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें कोई ना कोई डिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, और अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, यही इंग्लिश में लिखा है, पॉज करके पढ़ लो, समझ जाओ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इफ वी1 से वी एन आर कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स वी1 वी2 वी एन है। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स वी1 वी2 टिल वी एन होंगे। ठीक है, तो दे आर इंडिपेंडेंट इफ नल स्पेस ऑफ ए इज जीरो वेक्टर। दे आर इंडिपेंडेंट इफ नल स्पेस ऑफ ए इज जीरो वेक्टर। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ए इज इक्वल टू वी1 वी2 वी एन। ठीक है, तो इसका नल स्पेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वी1 वी2 अपिल वी एन और x1 x2 xn इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज लिखी क्या हुई है, x1 टाइम्स वी1 प्लस x2 टाइम्स वी2 सो ऑन xn टाइम्स वीएन इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लो कि वी1 वी2 वी3 वीएन ये सारे ही इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के केस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर जीरो कब होगा, वो तभी होगा जब x1 x2 अप टू xn ये सारे अपने आप में जीरो हो, तभी ये जीरो हो पाएगा। जब ये सारे अपने आप में जीरो है, इसका मतलब क्या है, दिस इज जीरो, मतलब नल स्पेस में सिर्फ एक ही वेक्टर मौजूद है जो कि है जीरो वेक्टर। ठीक है, आ जाओ। तो इफ दे आर इंडिपेंडेंट इफ नल स्पेस ऑफ ए इज अ जीरो वेक्टर। ठीक है, तो या तो ये बोल दो कि V1 से Vn इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर नल स्पेस में सिर्फ एक ही वेक्टर है जो कि है जीरो वेक्टर, या फिर नल स्पेस में एक ही वेक्टर है जीरो वेक्टर, इसका मतलब ये है कि जो कॉलम स्पेस वाले वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड दे आर डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर अदर देन जीरो वेक्टर जो कि एक्स इक्वल टू जीरो के लिए एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि नल स्पेस में लाई करता है अदर देन जीरो वेक्टर, देन ए सी विल बी इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो दे आर डिपेंडेंट इफ a is equal to 0 for some non-zero vector c in null space. This tells that linear combination of columns gives me zero vector. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट व्हेन, तो इंडिपेंडेंट कॉलम्स कब हो सकते हैं? तो या तो रैंक n के बराबर हो जाए, या तो फिर नल स्पेस ऑफ ए में सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर हो जाए, या तो फिर नो फ्री वेरिएबल्स है। ठीक है, एंड डिपेंडेंट कब होगा? व्हेन रैंक इज लेस देन n एंड यस देयर आर फ्री वेरिएबल्स। आराम से एनालाइज करो, रोको थोड़ा, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से सोचो, सब क्लियर है। ठीक है, ओके। स्पैनिंग अ स्पेस, स्पैनिंग अ स्पेस का मतलब क्या होता है? मेरे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, सम रैंडम वेक्टर्स, ठीक है। तो उन वेक्टर्स की मदद से मैं लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं और भी बहुत सारे वेक्टर्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन उससे वो सारे वेक्टर्स जब मैं बना लूंगा, ठीक है, तो वो सारे वेक्टर्स को जब मैं कंबाइन करूंगा तो एक स्पेस फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे कि एक मेरे पास वेक्टर है एक्स एक्सिस वेक्टर विच इज नथिंग बट 1 0, दूसरा वेक्टर है मेरे पास वाई एक्सिस वेक्टर विच इज 0 1। ठीक है, तो 1 0 और 0 1 के कॉम्बिनेशन से मैं जितने भी वेक्टर बनाऊं, वो सारे वेक्टर्स जिस स्पेस में लाई करेंगे, मैं वो बोलूंगा कि स्पैनिंग अ स्पेस। स्पैनिंग अ स्पेस मतलब इन दो वेक्टर 1 0 और 0 1 की मदद से जितने भी वेक्टर बने वो कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा स्पेस है जहां पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो विच इज नथिंग बट टू डायमेंशनल स्पेस। टू डायमेंशनल स्पेस में जितने भी वेक्टर मिल सकते हैं, वो सारे वेक्टर को मैं 1 0 और 0 1 की कॉम्बिनेशन से लिख सकता हूँ। तो मैं ये बोलूंगा कि 1 0 और 0 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन विल स्पैन अ स्पेस ऑफ टू डायमेंशनल। ठीक है, तो सेम चीज, वेक्टर्स v1 v2 से vn तक मेरे पास अगर n वेक्टर है, ठीक है, तो the space will consist of all linear combination of those vectors. The space consists of all linear combination of those vectors. Okay. Now let's talk about basis of a vector space. So basis for a space is sequence of vector v1 to vd with two properties. They are independent and they span the space. They are independent and they span the space. अब uh, अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये R3 को स्पैन करेंगे? ठीक है, R3 को स्पैन करने के लिए पहले ये देख लो कि क्या ये तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। बिल्कुल सही बात है, दिस वेक्टर्स करस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस, दिस करस्पॉन्ड टू वाई एक्सिस, दिस करस्पॉन्ड टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो मैं इन तीनों इंडिपेंडेंट वेक्टर से मैं कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ 3D स्पेस में बेसिकली। तो ये मैं कहूंगा कि ये R3 को स्पैन करेंगे। क्या ये R3 को स्पैन करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि दिस प्लस, बिल्कुल सही बात है, दिस प्लस दिस। ठीक है, इसको 6 कर लेते हैं। अगर मैं इसको 6 कर लूं, हाँ, अब तो दिस दिस प्लस दिस विल गिव मी दिस, मतलब कि ये डिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो ये पहली क्राइटेरिया फेल कर देता है। ठीक है, ये पहली क्राइटेरिया फेल कर देता है। तो अगर मेरे पास R3 एक स्पेस है, तो ये तीनों वेक्टर इंडिपेंडेंट है, और ये इन तीनों वेक्टर की मदद से मैं R3 में का कोई भी वेक्टर बना सकता हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो तीनों वेक्टर का सेट है, दिस इज माई बेसिस। सो दिस दीज थ्री वेक्टर्स आर माई बेसिस ऑफ थ्री डायमेंशन या R3। ठीक है, तो बेसिस का मतलब ये है कि भाई जितने कम से कम वेक्टर आपके पास हो सकते हैं। तो कम से कम वेक्टर कैसे होंगे? मतलब इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तभी कम से कम होंगे, डिपेंडेंट वेक्टर तो फिर आप इनफाइनाइट कर दोगे उसमें। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या है कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होना चाहिए, और एक ऐसा सेट जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं उस स्पेस के सारे वेक्टर्स को अगर लिख पाऊं, तो मैं कहूंगा कि मैं जिस भी स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस भी स्पेस के लिए मैं बेसिस ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो उस स्पेस के सारे वेक्टर्स को मैं इन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से नोट कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। इन इन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से इस स्पेस के किसी भी वेक्टर को मैं डिनोट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा ये जो सेट ऑफ
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इसको मैं बोलूंगा बेसिस। और इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, इस बेसिस में कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, उसको मैं बोलूंगा डायमेंशन। तो बेसिकली इस बेसिस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए 3, तो वो होंगे डायमेंशन 3। नाउ इन स्पेस आर एन, एन वेक्टर्स के बेसिस, ठीक है, एन डायमेंशनल स्पेस का बेसिस विल बी एन वेक्टर्स, एन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब इस एन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी एन क्रॉस एन की, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स विल बी इन्वर्टिबल। क्यों? क्योंकि इसके सारे ही कॉलम्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब इसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ डायमेंशन ऑफ स्पेस की बात करते हैं। द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स in a basis which will give any vector in my space, ठीक है। तो ये बेसिस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, दिस दैट इज नथिंग बट डायमेंशन, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है आपको टू डायमेंशनल स्पेस क्यों बोलते हैं। टू डायमेंशनल स्पेस बोलने का मतलब ये है कि भाई देर आर टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि उस एंटायर स्पेस को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बेसिस में दो वेक्टर हैं, तो बेसिकली मेरे बेसिस का डायमेंशन इज टू, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्पेस इज टू, ठीक है। अगर डायमेंशन ऑफ स्पेस इज फोर का मतलब ये है कि उस एंटायर स्पेस को डिनोट करने के लिए मेरे को फोर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए सच दैट उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं फोर डायमेंशनल स्पेस में कोई भी वेक्टर को डिनोट कर सकूं। डन। ओके, एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये एक कॉलम दे दिया। अब बोला है कि भाई लेट्स से कि जो स्पेस है वो आपका कॉलम स्पेस ऑफ ए है, ठीक है। जो स्पेस है वो आपका कॉलम स्पेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ए के कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जितने भी वेक्टर बन सकते हैं वो सारा इसका स्पेस है, ठीक है। तो स्पेस जो है आपके कॉलम स्पेस ऑफ ए है। तो अब पूछ रहा है कि डू दे स्पैन कॉलम स्पेस ऑफ ए, डू दे स्पैन कॉलम स्पेस ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, वो तो कॉलम स्पेस खुद ही है। तो डू दे स्पैन कॉलम स्पेस ऑफ ए, आंसर इज यस, बिल्कुल दे स्पैन कॉलम स्पेस ऑफ ए। आर दे बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो बोल रहा है कि इसके वेक्टर्स को ऐसे लिख दिया मैंने, वन वन, वन वन वन, टू वन टू, टू वन टू, फिर मैंने लिख दिया थ्री टू थ्री, और फिर मैंने लिख दिया वन वन वन, ठीक है। ये सेट ऑफ वेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या आर दे बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो बेसिस की पहली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि वो पहला इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दूसरा एंटायर स्पेस को स्पैन करने चाहिए, ठीक है। तो ही मैं उसको बेसिस बोलूंगा, ठीक है। उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एंटायर स्पेस को स्पैन करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे तो ये तो दोनों ही सेम ही है, ठीक है। तो अगर एक को मैंने हटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में देखोगे तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर मैंने इसको हटा दिया फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। या तो फिर अगर आपने इसको हटा दिया तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि दिस माइनस दिस विल गिव यू दिस, ठीक है। तो आर दे बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, नो। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट है। बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या होगा, बेसिस हो जाएगा हमारे पास वन 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 कर लो और इसके साथ टू वन टू डाल दो, या तो फिर और टू वन टू डाल दो, या और थ्री टू थ्री डाल दो, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ठीक है। सोचो अगर और हो सकते हैं क्या। हम्म, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट, रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। rank of a is nothing but dimension of column space of a which is nothing but 2,
किसी भी स्पेस का डायमेंशन, इस अभी अभी जस्ट बताया था, किसी भी स्पेस का डायमेंशन क्या है, उस किसी भी स्पेस को मैं कुछ चुनिंदा वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस चुनिंदा वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं एंटायर स्पेस को लिख सकता हूँ। तो ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट है और जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं एंटायर स्पेस को लिख सकता हूँ? दैट नंबर ऑफ दोज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ दिस एंटायर स्पेस। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कॉलम स्पेस ऑफ ए मेरा स्पेस दे रखा है, कॉलम स्पेस ऑफ ए मेरा स्पेस दे रखा है, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए का मैंने बेसिस निकाला। कॉलम स्पेस ऑफ ए का बेसिस क्या है? या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है। अब कॉलम स्पेस ऑफ ए के बेसिस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दो ही, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, किसी भी स्पेस का डायमेंशन मतलब उस स्पेस का बेसिस निकालो और उस बेसिस में नंबर ऑफ कॉलम्स, उस बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं, दैट इज योर डायमेंशन, करेक्ट। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज नथिंग बट टू, इज नथिंग बट रैंक, ठीक है। कॉलम स्पेस, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए कितना हो गया? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए हो गया टू, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना हो गया? विच इज नथिंग बट n minus r, n is number of columns, r is rank, which is nothing but 4 minus 2, ठीक है। कॉलम, कॉलम्स निकाल लें क्या? कॉलम्स निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉलम्स निकाल लेते हैं, चलो कॉलम्स निकाल लेते हैं, फटाक से निकालेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो शॉर्टकट में निकालेंगे फटाक से। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग होशियार हो गए हैं, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि लेट्स से मेरे पास ये दोनों पाइवट कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों पाइवट कॉलम्स हो जाएंगे तो फिर ये दोनों फ्री कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्री कॉलम्स हो जाएंगे तो ये दोनों फ्री कॉलम्स हो जाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स उतने नंबर ऑफ मेरे पास स्पेशल सॉल्यूशंस मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ फ्री कॉलम्स उतने नंबर ऑफ स्पेशल सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो एक स्पेशल सॉल्यूशन को 1 0 कर देंगे, दूसरे स्पेशल सॉल्यूशन 0 1 कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये 1 0 हो गया, ठीक है, तो अब एक्स इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 मतलब इसको इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको इक्वल टू 0 करना है तो पहले वाले केस में, पहले वाले केस में ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि x4 into दिस, ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 है, x3 विल बी 1, ठीक है। तो मेरे को अ, अब मेरे को 0 निकालना है, 0 निकालना है तो 3 2 3 को मेरे को नलीफाई करना पड़ेगा। 3 2 3 को मैं नलीफाई करूंगा, -1 कॉलम 1 -1 कॉलम 2, डन। और इस केस में इस वाले केस में 0 1 के केस में ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो मेरे को इसको 0 करना पड़ेगा, इसको -1 करना पड़ेगा। सो बेसिकली -1 कॉलम 1 0 टाइम्स कॉलम 2, this will be k1 times this plus k2 times this, this is nothing but your x of null space, डन। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई जब आपने इसको अ, आप इसको -1 0 भी ले सकते थे, तो भाई -1 0 लेने का मतलब है कि k1 को आप -1 कर दो, तो k1 जैसे ही -1 होगा तो फिर ये सारे +1 हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, तो इस -1 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे +1 आएंगे, ठीक है। तो नल स्पेस यहाँ से फटक से ऐसे निकल लिया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स जितने होंगे आपके पास वही रैंक होगी, वही डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए होगा, एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स व्हिच इज नथिंग बट n माइनस r। ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि अगले वाले लेक्चर में हम जानेंगे फंडामेंटल स्पेसेस, जो कि आप सोच सकते हैं कि आप किसी भी अच्छे लेवल ऑफ इंटरव्यू में दे रहे हो जहाँ पे कि सामने वाला बंदा लीनियर अलजेब्रा को इंपॉर्टेंस देता है, तो वो आपसे कुछ नहीं तो कम से कम लीनियर अलजेब्रा में, अगर अब वो उसने आपसे पूछा है कि लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो आप, तो आप बोलोगे हाँ, तो कम से कम आपसे फंडामेंटल स्पेसेस पूछ लेगा। तो अगले लेक्चर में हम समझेंगे फंडामेंटल स्पेसेस क्या होते हैं। सी यू गाइस।